ख्याल से इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था। जेईई मेन से थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, टफ भी और आसान भी, तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान वाली कैटेगरी में आता है। बेटा मौज कर दी। सो हे गाइस, दिस इज अर्जुन फ्रॉम एस्पायर लर्निंग, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एनालिसिस 24 तारीख की पहली शिफ्ट का 2021, और देखेंगे पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था, मॉडरेट था, फिजिकल से कितने क्वेश्चन थे और ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक, और मेमोरी बेस ज़्यादा था। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ऑर्गेनिक का। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। एनिलीन दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO डाला गया है। ये रिएजेंट, इसके बारे में सबको पता होगा, नाइट्रेटिंग रिएजेंट बोलते हैं इसे। नाइट्रेटिंग रिएजेंट करता क्या है, एच रिलीज़ करता है। एच रिलीज़ करने के बाद जब ये एनिलीन के पास जाएगा तो NH2 जो ग्रुप लगा है उसका लोन पेयर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, NH3 लग जाता है, इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और एनिलीनियम आयन जो क्या करता है, मेटल रिएक्टिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था और सिंपल लॉजिक था, तो इसे मैं इजी की कैटेगरी में रखूँगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका पॉलीमर से रिलेटेड। उसमें एक तरफ मोनोमर दे रखे हैं, एक तरफ पॉलीमर दे रखे हैं, मैच करना है। तो पहला ऑप्शन कैपिटल एक्टिव होगी। ये तो पूरी लिस्ट याद होगी, इनको मैच कर दो, इसको मैच कर दो, ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। बिल्कुल मेमोरी बेस और इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं, और जिसको याद होगा वो कर लेगा। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का दिया हुआ है, और SN1 रिएक्शन का अगला क्वेश्चन है। SN1 रिएक्शन सिंपल SN1 रिएक्शन है, HCl दे रखा है और OH को सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा बीच में और कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग भी होगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी कैटेगरी का क्वेश्चन रखूँगा मैं, जिसे SN1 की वो बेसिक्स भी पता है तो वो क्वेश्चन को आराम से बना सकता है। तो इसे भी मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा ऑर्गेनिक की। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये भी आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि शिफ्ट होगा, फिर 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होंगे, और मिथाइल रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे जो मेरे को ऑप्शन सही लग रहा है, एच इस तरफ जाएगा और आयोडीन इस तरफ लगेगा। तो जो मेरे को ऑप्शन सही लग रहा है वो है तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आ जाना चाहिए। ये भी इजी तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, इस पर डिपेंड करता है, पर मैं इसे इजी कैटेगरी में रखूँगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ये देखना है कि इसमें 2 रिएजेंट दे दिए हैं, डाइल्यूट किए मैंने 0 डिग्री सेल्सियस और CrO3, दोनों की दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होगा। पहले में डाइल्यूट किए मैंने 4 दिया हुआ है, इसे बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं, 1% KMnO4 भी बोल सकते हैं। तो डबल बॉन्ड में क्या करता है, दोनों तरफ में OH लगा देता है, बॉन्ड टूट जाता है। एक शॉर्ट मतलब मैकेनिज्म तो अलग है, पर याद करने के लिए दोनों साइड पे OH लग जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन CrO3 कर रहा है। और CrO3 जो ऑक्सीडेशन होगा वो 3rd डिग्री OH का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 2 डिग्री का होता है। और 2 डिग्री पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल का कीटोन बन जाता है। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इतना बेसिक, चलो बेसिक तो नहीं, मतलब इसमें 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट रिएजेंट, मतलब जो ऑर्गेनिक है वो 60% रिएजेंट याद कर दिया जाए तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन हो सकते हैं। अब उसके बाद मैकेनिज्म लगता है ना, अगर रिएजेंट ही याद नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। तो इसमें डायरेक्ट रिएजेंट से पूछा है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा। 1 डिग्री मतलब एक एल्केन दिया हुआ है, एल्केन को एल्डिहाइड में बदलना है, और कौन कौन से रिएजेंट सुटेबल होंगे ऑप्शन में दे रखा है। तो पहला है कॉपर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये कॉपर क्या करता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर डायरेक्ट ओइक एसिड में बदल देता है। इस टाइप में रिएक्शन होती है पर ओइक एसिड बदल जाएगा। और उसके बाद पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये भी डायरेक्ट ओइक एसिड में बदल देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैग्नीज एसिटेट का यूज़ नहीं किया जाता है, तो मोल्बेरियम और ऑक्साइड ये अपना आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक स्टेप तक ऑक्सीडाइज करेगा बस। अगला जो क्वेश्चन है वो है अमीन और एल्डिहाइड कीटोन से मिक्स। अमीन में पहले वो N2Cl डाइओजिनियम सॉल्ट बनाने की रिएक्शन है, उसके बाद उसकी फर्दर रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जानी मानी रिएक्शन है, नाम गैस कर लेना, और मतलब नाम तो पता होना चाहिए। तो पहला जो बनता है इसमें N2Cl बनने के बाद KCN डाला गया है। KCN क्या करेगा, CN का सब्स्टिट्यूशन करेगा। बेसिक रिएक्शन तो नहीं है, मतलब याद होना चाहिए रिएजेंट वगैरह, तब जाके ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाएगा। बट ऑर्गेनिक का कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि जो बिल्कुल मैकेनिज्म बेस बहुत लंबा जा रहा हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सादे क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब रिएजेंट डाल दिया और जाने माने रिएजेंट है तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
तो अगला जब है ये N2Cl बन जाएगा, उसके बाद इसमें CN लग जाएगा, फिर अगली जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, इसका CN का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होना चाहिए। ये बेसिक रिएक्शन थी, 2 रिएजेंट और याद होनी चाहिए तो क्वेश्चन बन जाता। इसे मैं मॉडरेट की कैटेगरी में डालूंगा। अगला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, बहुत देर से ऑर्गेनिक देख रहे थे, चलो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है। और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन क्या है कि आइसो स्ट्रक्चर बताना है। ए ऑप्शन दिया है, बी, सी और डी। ए में TiCl4 और SiCl4 दोनों sp3। अच्छा, मैं बताने वाला था, अगर आइसो स्ट्रक्चर देखना हो तो सबसे पहले वो देख लिया करो, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर वगैरह, इनसे डिसाइड हो जाती है स्ट्रक्चर क्या है। तो TiCl4 और SiCl4 की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है, और इन दोनों की भी SO4-2 और CrO4-2 इनकी भी सेम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर कौन कौन से हुए, ए और बी हुए। NH3 और NO3- दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर है। ClF3 और BCl3 इन दोनों की भी अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो अपना आंसर ए और बी होना चाहिए था। अब ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं, ज़्यादा टफ तो नहीं था। अगर आपको बेसिक केमिकल बॉन्डिंग आती है तब भी क्वेश्चन बन जाता। तो अगला है अपना मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है, और ये बिल्कुल मेमोरी बेस है। बस जिनने NCERT ढंग से मतलब घुस के पढ़ी होगी, थोड़ी सी एकदम डीप गया होगा, तो उसे ये मिल जाएगा। NCERT में जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, इसमें वो झाग वाग सा बनता है, तो उसमें नीचे पैराग्राफ में दे रखा है कि 2 ओर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। 2 सल्फाइड और है, तो एक का फेन बनता है, दूसरे का नीचे वो इकट्ठा हो जाता है। इसको यूज़ करने के लिए हम साइनाइड डालते हैं। कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ग्रुप का। तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया, तो कौन से ग्रुप का साइनाइड, मतलब फर्स्ट ग्रुप का साइनाइड यूज़ करने के बाद किस टाइप के ओर का आप कंसंट्रेशन करेंगे। तो सल्फाइड ओर का हम कंसंट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, मतलब इसमें आपको ओर का नाम भी याद होना चाहिए, ओर का टाइप भी याद होना चाहिए। तो जो आपका स्फेरलाइट है वो सल्फ़र का ओर है, और जिंक सल्फाइड बोलते हैं, और सल्फ़र का ओर है, और इसमें फोर्थ फ्लोटेशन से इसको अलग किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ याद होनी चाहिए थी, तब जाके क्वेश्चन बनता है। तो इसे मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन से। रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, और ये वाली रिएक्शन तो शायद जितना मेरे को याद है ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी है, जहाँ पे जो H2O2 है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। तो उनमें से रिएक्शन उठाई हुई है। तब भी अगर आपको याद ना हो तो इसमें लॉजिक लगाया जा सकता है। पहली रिएक्शन में I नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। दूसरी रिएक्शन में जो आपका Cl है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है, तो यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों ही रिएक्शन में ये जो H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। और ये भी बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इजी तो बोलूँगा मैं, क्योंकि बिल्कुल इसकी रिएक्शन देख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो टफ तो बिल्कुल नहीं था, इजी क्वेश्चन था, और ये सबसे बन जाना चाहिए जिसको बेसिक रेडॉक्स भी आता है, तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और या फिर ये डाटा वहाँ पे भी आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में भी ये टेबल में दे रखा है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज में जिसका जो E0M+2 से M, मतलब M+2 से M रिड्यूस होने वाली जो टेंडेंसी है उसमें E पॉजिटिव आता है। इसका मतलब वो एलिमेंट रिड्यूस होना चाहता है, सेल्फ रिडक्शन। तो ऐसा एक ही कंपाउंड है, मतलब सॉरी एलिमेंट है, वो है कॉपर। तो ये तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको डाटा याद होगा बन जाएगा, जिसको नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन भी मेटलर्जी से है। मेटलर्जी की रिएक्शंस, एल्यूमीनियम की मेटलर्जी में 3 मेथड आते हैं, तो बेयर, सेरपेक और एक और मेथड होता है। वो उनमें से 2 मेथड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, और एक मेथड में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने के बाद फिर CO2 से रिएक्शन कराते हैं। तो वो डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली इन्होंने। तो पहले सोडियम जब एल्यूमिनियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फर्दर जब वो CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो अपना Al2O3 और वाटर भी होता है उसके साथ, वो बनाता है। तो ये भी एकदम बेसिक तो नहीं बोलूँगा, जिसको याद होगा फिर वो बात आ जाती है, जिसको याद होगा तो हो जाएगा, जिसको याद नहीं होगा तो नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़े, ये तो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से आ गया, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। इन्होंने ग्राफ लॉग में दिया है, मतलब जो हमारे पास रिलेशन होता है वो तो लॉग में नहीं होता पर लॉग में दिया है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते हैं, log x/m प्रोपोर्शनल होगा log p के।
तो यहाँ से जो आपका रिलेशन निकलेगा तो यहाँ x/m इक्वल टू p की पावर 1/n। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं, जो कांस्टेंट है 1/n हो सकता है जो कि 0 से 1 के बीच में होगा, और एक होगा 0.1 से 0.5। तो एनसीईआरटी में साफ लिखा है जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकती है इस वाले प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, और ये भी आसान ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल मेमोरी बेस है एकदम। ये मेटलर्जी में आपको मिलेगा, मेटलर्जी के एंड में जो यूज़ दिया होता है, यूसेज वगैरह दिए होते हैं, कॉपर के, जिंक की, मेटलर्जी के बाद इन सब की यूजेस दिए होते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा है। मतलब जो गन के लिए अलॉय बनता है वो कौन सी मेटल को मिलाकर बनता है? 3 मेटल है, कॉपर है, जिंक है और टिन है, इन सब से मिला के बनता है। तो ये याद होना चाहिए था। फिर दोबारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रियम से है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो Cl2 से है 2Cl गैसेस में बदल रहा है, और बोला है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों की मोल सेम होते हैं, और टोटल प्रेशर दिया है 1, Kp निकालना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। दोनों तरफ क्या करना है, अगर मोल सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, क्योंकि मोल इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर भी आधा आधा बढ़ जाना चाहिए, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो Cl2 का प्रेशर भी हाफ और 2Cl का प्रेशर भी हाफ। तो यहाँ पे फिर हम Kp लिखेंगे इनके लिए, और जब Kp लिखेंगे तो अपने आप Kp की वैल्यू इन टर्म्स कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे शायद जितना मेरे को याद है ये 0.5 आता है, और 0.5 को 10 की पावर में लिखना है तो 5 × 10⁻⁻1, तो आंसर हमारा 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है। इसको लॉजिक और मेमोरी दोनों से किया जा सकता है। जिसको याद होगा वो सी की वैल्यू डायरेक्ट बताएगा 4 है, और जिसको याद नहीं होगा वो बैलेंस करेगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन में, मतलब रिडॉक्स वाले चैप्टर में ये रिएक्शन है, इसका बैलेंसिंग भी शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया और लॉजिक भी है, मतलब दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जाएगा टाइम बचाने के लिए, तो आप रिएक्शंस वगैरह एनसीईआरटी में जितनी दी है वो याद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 40% रिएक्शन पूरी होने की, मतलब पूरी होने में कितना टाइम लगेगा, और के दिया हुआ है। तो ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। k = 2.303/t log a/a-x, a की वैल्यू 100 मान लो और x की वैल्यू 40 मान लो। तो इसे जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे t निकालना था, टाइम पूछा था, तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि आंसर तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिखा रहा है अभी जो हमारे पास पेपर है, तो थोड़ा सा टफ होगा कैलकुलेट करने में, बट बाकी फॉर्मूला बेस्ड था। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम। मान लो आप ये दोनों मिक्स, दोनों जगह ये फॉर्मूला पता चलता है कि डेल्टा G = -2.303 RT log K, और ये जो K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 डिग्री पे दिया हुआ है। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें डायरेक्ट G की वैल्यू निकल जाएगी। अब थोड़ा सा लॉग वगैरह घुस रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, पर इतना टफ लग नहीं रहा है ये क्वेश्चन कि K की वैल्यू 100 दी हुई है तो आराम से निकला जा सकता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स, और ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम का है। मतलब कॉम्प्लेक्स में भी ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम में भी दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम में तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हुआ है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमें सारे रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। तो रिएक्शन को जब उल्टा करते हैं तो उसका की रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/k हो जाएगा सबका, और सबको एक साथ जोड़ना है तब जाके डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए सबको उल्टा करके जोड़ देंगे तो सबकी रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कांस्टेंट मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जब रिएक्शन को जोड़ने पर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्रॉपर्टी पता होती। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्यूशन का है, और ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का वो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इतना मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। और वॉल्यूम दिया हुआ है, फ्रीजिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना चेंज होता है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा TF = KFI × मोलैरिटी, और M भी दिया। मोलैरिटी निकाली जा सकती है वाटर के लिए, डेंसिटी उसकी पता है तो मोलैरिटी निकल जाएगी। और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, और थोड़ी सी इक्विलिब्रियम लगेगा। तो अल्फा और I में रिलेशन पता होना चाहिए कैसे, तो अल्फा जो I = I आना चाहिए 1 + अल्फा, और यहाँ से अल्फा निकल जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल सवाल कहूँगा मैं। अगला जो सवाल है वो है सॉलिड स्टेट से, और बिल्कुल बेसिक सवाल है। चैप्टर में घुसते ही बताया जाता है कि अलग अलग अरेंजमेंट के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो इसमें BCC का पूछ लिया है, और BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 8, और सीधा 8 मारो, चलो आगे। अगला क्वेश्चन उसके नीचे दिया हुआ है वो है इनमें से एम्फोटेरिक बताना है।
तो एम्फोटेरिक जो बेरियम और जो स्ट्रॉन्शियम है ये तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आ गए, सॉरी। तो सेकंड ग्रुप वाले तो हाइड्रोक्साइड तो हैं, वो एम्फोटेरिक तो नहीं हो सकते। बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पी ब्लॉक में, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वैसे याद भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मेमोरी बेस हुआ कि पी ब्लॉक का अगर याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये भी टफ तो नहीं था, जब जिसको याद होगा वो हो जाएगा और जिसको याद नहीं होगा उसके लिए टफ होगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है बिल्कुल कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन ग्राम दे दिया है, मोलर मास दे दिया है और वॉल्यूम भी दे दिया है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर। तो ये तो मजाक ही कर दिया एनटीए ने, मेरे ख्याल से इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए था। जेईई मेन से थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं, टफ भी और आसान भी। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान वाली कैटेगरी में आता है, तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है वो de Broglie वेवलेंथ से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और ये इतना बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी पता होनी चाहिए, लैम्डा की प्रोपोर्शनल होता है 1/m/v के रूट में। तो या फिर फॉर्मूला भी पता होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p, और p की जगह पे लिखते 2mev। तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता, लैम्डा 1/λ2 निकालते तो अपना आंसर बन जाता। तो रूट के अंदर 8.833, थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता पर आंसर आ जाता अपना। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये वाला पेपर इतना टफ तो नहीं था। तो हमारे पास जितने क्वेश्चन थे वो हमने देखा। तो अगर पेपर का एनालिसिस देखा जाए कितना हार्ड था, तो मैं से 5 में से 3.5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो 60% मेमोरी बेस ही होती है। अगर आपको याद है तो सवाल बन जाएगा, नहीं आते तो बहुत टफ है बनाना, मतलब अचानक क्लिक हो जाए तो ठीक है, तुक्का भी मारेंगे तो बहुत गलत माइनस बन जा सकता है। तो इसे मैं 3.5 मार्क्स दूंगा। ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान थी इसमें, मतलब जितना टफ ऑर्गेनिक को माना जाता उतना नहीं था। मेंस में वैसे भी इतना टफ नहीं आता ऑर्गेनिक का, डायरेक्ट रिएजेंट दिया होता है। अगर आपको रिएजेंट याद है तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बन जाएगा। और SN1 SN2 और ये एडिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। फिजिकल भी बहुत आसान सवाल दे रखे थे, इक्विलिब्रियम का बहुत आसान सवाल था, ज़्यादा बफर और पीएच का क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। फिजिकल के सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट इनसे बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल आ रखा था। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो जिसको याद नहीं होता है वो उसके लिए टफ होती है, और जिसको याद होता है वो तो 10 सेकंड के अंदर आंसर मार सकता है। तो अगर मैं इसको कहूँ तो मॉडरेट लेवल पेपर था, जिसको याद होगा हो जाएगा। और केमिस्ट्री तो वैसे भी याद करने का सब्जेक्ट है, 60% याद ही करना है। तो अगर कह सकते हैं तो ज़्यादा टफ तो नहीं था। केमिस्ट्री स्कोरिंग थी, अगर केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लानी है तो 70 अगर मार्क्स लाते हैं तो 99 परसेंटाइल हिट हो सकता है केमिस्ट्री में, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। और मैं हर सवाल को इतना बेसिक इसलिए बोल रहा था क्योंकि केमिस्ट्री तो स्कोरिंग होती है कि अगर आपको सवाल का वो कहाँ से आया है एनसीईआरटी में, अगर फॉर्मूला वगैरह पता है तो बेसिक बन सकता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह पता है तो फॉर्मूले की एक नोट्स वगैरह बनाइए और एनसीईआरटी को थॉरोली रीड कीजिए। तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, केमिस्ट्री की स्पेशली बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और मैथ की नहीं, केमिस्ट्री की स्पेशली बात कर रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ ली तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। पॉलीमर लें, अल्कोहल लें, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ज़्यादातर जो जेईई मेंस वाले पेपर एनटीए जो रिएजेंट भी उठाता है तो वो एनसीईआरटी में गिवन होता है। तो ऐसे एनालिसिस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, लाइक भी कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।